नमस्कार, मैं हूं लोकेश राय और भारत समाचार के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। इस वक्त उत्तर प्रदेश में हाल ही के लोकसभा चुनाव में जिस तरीके से बीजेपी का प्रदर्शन रहा है, उसके बाद बीजेपी अगले 10 सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं उसको लेकर के बहुत ज़्यादा परेशान भी है और पार्टी स्तर पर आपस में गहमा-गहमी भी चल रही है। इन 10 सीटों में से सबसे अहम और दिल्ली के नज़दीक की सीट गाज़ियाबाद है, जहां पर भी उपचुनाव होना है क्योंकि यहां के विधायक अतुल गर्ग सांसद चुन लिए गए हैं और ये सीट रिक्त हो गई है। इस सीट पर किस तरीके के जातिगत समीकरण हैं, क्या इतिहास रहा है इस सीट का और आखिर कैसे ऐसे समीकरण हैं कि क्या वाकई बीजेपी सीट को वापस अपने पास ले सकती है या फिर यहाँ किसी दूसरी पार्टी के लिए कोई जो कोर कसर है वो बाकी रहती है नहीं, या उनके लिए भी कोई उम्मीद के दरवाजे हैं या नहीं। हम इस मुद्दे पर गाज़ियाबाद के सीनियर पत्रकारों से एक ओपिनियन लेंगे, उनसे जानेंगे कि आखिर गाज़ियाबाद की ये सीट कितनी अहम है, खासकर बीजेपी के लिहाज से उस वक्त जब वो लोकसभा के चुनाव के अंदर उत्तर प्रदेश में अपने तय एक समय जो सीटों की उन्होंने एक लक्ष्य तय किया था उससे आधे पर अब सिमट कर रह गई है। तो पहले मैं तारुफ़ करा दूं हमारे सभी साथियों का। आप हमारे साथ अशोक जो हमारे साथ आलोक यात्री जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं आप, अशोक कौशिक जी हैं, आप महकार सिंह जी हैं जो कि हिंदुस्तान से सीनियर जर्नलिस्ट हैं, संजय श्रीवास्तव जी हैं और अशोक ओझा जी। तो सबसे पहले मैं आलोक यात्री जी आप ही से सवाल करूंगा कि गाज़ियाबाद की सीट पर उपचुनाव होना है, तारीखें भी घोषित नहीं हुई है, लेकिन भाजपा के भीतर, पार्टी के भीतर टिकट को लेकर के एक तो मारचिल लगी हुई है कि टिकट किसके पास जाए, दूसरी तरफ कि इस चुनाव के भीतर लगता है कि ये सीट फिर से भाजपा को चली जाएगी या किसी सपा के लिए या गठबंधन के लिए कोई उम्मीद की कोई किरण नज़र आती है। लोकेश जी, इस विषय पे आपने आज ये चर्चा रखी है, बहुत से सीनियर जर्नलिस्ट यहाँ बैठे हैं। इसमें जो अहम सवाल है वो अवसरवादिता का मैं देख रहा हूँ। पिछले एक दशक से महानगर गाज़ियाबाद में जिस तरीके से पार्टी के भीतर ही एक भीतरघात हुआ, उसकी बहुत बड़ी वजह एक तो आत्म सम्मान की कि मुझे आत्मसम्मान ज़रूर मिलना चाहिए, वो जो उनका एक समर्पित कार्यकर्ता वाला भाव था वो ख़त्म हुआ, और दूसरा इनके भीतर अवसरवादिता का ग्रहण लग चुका है, जिसकी वजह से आपने ये देखा कि जिस सीट को पिछले 2 चुनावों में भारी मार्जिन से जीता गया वो लगभग आधा ही रह गया। लेकिन जितनी मार्जिन से ये सीट जीती गई है उसका जो अंतर है वो ही हर व्यक्ति को अपने कैंडिडेटरशिप, अपने प्रत्याशी वो दिखाने का हौसला दे रहा है। और मेरा अपना मानना ये है कि भाजपा दिखाती ये है कि ये कैडर बेस पार्टी है, यहाँ ऊपर से निर्णय होता, लेकिन अभी हाल के कुछ निर्णय ये बताते हैं कि निर्णय थोपा जा रहा है। हमने किस तरह से ये ऊपर जो भी हैं, ये यहाँ कोई ये नहीं कहता कि ये बात लोकेश जी ने कही है, ये बात महकार जी ने कही है, ये बात संजय जी ने कही है, ये ओझा जी ने कही है, ये कौशिक जी ने कही है। यहाँ ये कहा जाता है कि ऊपर से कहा गया, आज तक ये पता नहीं चला ये ऊपर है कौन। जब तक सारी चीज़ें पारदर्शिता में सामने नहीं आएंगी तब तक ये संशय बना रहेगा। और इसीलिए आप देखिएगा यहाँ जितने उपचुनाव हुए हैं, चाहे वो मेयर सीट के लिए हुआ या विधायक सीट के लिए हुआ, उसमें पब्लिक कहीं नज़र नहीं आई, सिर्फ और सिर्फ एक अंगूठा नज़र आया जिसने जाके उसको दबाया। वो प्रशासनिक तौर पे होता है या किसी दबाव में होता, किस दबाव में होता हम ये नहीं कह सकते कि उसमें एक आम मतदाता ने स्वेच्छा से भाग लिया या अपना जनप्रतिनिधि चुना। लेकिन उपचुनाव को पार्टी, खासकर भाजपा की बात करूंगा, ये एकदम उस तरीके से लड़ती है कि जैसे वाकई ये चुनाव है और उसे जीतना ही है, क्योंकि जो चुनाव में प्रदर्शन रहे वो बेहद ख़राब रहे हाल वाले चुनाव में। और दूसरी तरफ ये कि इस तरीके के जो पार्टी के कैडर बेस पे आती है, इस बार तो बसपा भी सरदर्दी करेगी क्योंकि वो भी उपचुनाव लड़ रही है, अब तक लड़ नहीं रही थी। देखिए, ये जो चुनाव हो गए हैं, ये जो चुनावी प्रक्रिया है, ये सारी की सारी जब हम एक मेन स्ट्रीम से अलग हट के किसी चीज़ को देखते हैं तो ये पूरी की पूरी चुनावी प्रक्रिया नहीं है।
चुनावी प्रक्रिया जो है वो टेस्ट क्रिकेट टेस्ट मैच का एक 5 डेज प्रारूप है, जो उसका फॉर्मेट है। हमने अपनी सुविधा के अनुसार उसे घटा के वनडे कर दिया। अब हमने और उसे सुविधाजनक बनाते हुए इसे T20 कर दिया। आप ये मान के चलिए कि इसमें अकेले भाजपा ही T20 मैच खेलेगी, बाकी मुझे नहीं लगता है कि बहुत सी पार्टियां इसमें इसलिए आएंगे, क्योंकि ये इसका जिस तरीके से मैच फिक्स हो गए, रिजल्ट नतीजा पहले से तय होता है, तो ये माना पहले से ही जा रहा है। और ख़ास तौर पे जितने भाजपा के लोग हैं वो इस बात को पहले से यकीन करे बैठे हैं कि भाई ये तो जीती हुई सीट है, खिताब हमारे सर रहना। तो इस T20 मैच का तो नतीजा सामने है, इसमें बाकी और लोग हैं। अच्छा, ये एक बात और आ रही है अशोक जी की, जो गाजियाबाद की सीट है, अतुल गर्ग यहाँ से 2 बार विधायक रह लिए लगातार। हालांकि अब उन्होंने इस्तीफ़ा दे करके लोकसभा में से माननीय सांसद भी बन गए, लेकिन एक क्षेत्र है लाइन पार क्षेत्र, आप काफ़ी साल वहाँ रहे भी हैं। उस क्षेत्र के लोग बेहद नाराज़ थे। क्या वो नाराज़गी इनको इफ़ेक्ट कर पाएगी इस चुनाव के अंदर? क्योंकि बार बार ये हो रहा है कि जो शहर से विधायक चुना जाता है वो लाइन पार क्षेत्र की अनदेखी कर दे रहा है। बिल्कुल, लाइन पार क्षेत्र की अनदेखी तो हर ही विधायक करते ही आए हैं, और आज भी जो मुख्य मार्ग, जो जोड़ने वाला मार्ग है, आज भी उसको कोई भी तरक्की नहीं मिल पाई है। जो मेन अंडरपास, जो हर विधायक उसको ठीक कराने का दावा करते हैं, लेकिन आज तक नहीं करा पाए। तो मेरा मानना है कि लाइन पार क्षेत्र में भी, क्योंकि भाजपा ने अब अपना दबदबा बना लिया है और उसके लिए उन्होंने 2 रास्ते और जो बनाए हैं, लेकिन उनसे अभी लाइन पार क्षेत्रवासियों को कोई लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो भाजपा की इस समय जो ये मानता हूँ कि मैं ये प्रतिष्ठा वाली सीट है, क्योंकि गाजियाबाद प्रदेश का मुख्य द्वार है, तो भाजपा हर संभव प्रयास करेगी इस सीट को जीतने का। तो कारण चाहे कुछ भी हो, चाहे उसे कुछ भी करना पड़े, मुझे तो ये लगता है कि भाजपा इस सीट को जीतने के लिए हर संभव प्रयास करेगी, चाहे कुछ भी करना पड़े। आपने तो वही वाली बात कह दी कि उपचुनाव में सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग होता है, तो इस बार भी होने की उम्मीद जाना है। बिल्कुल 100% उम्मीद है, और ये भाजपा इस सीट को हासिल करेगी, चाहे पार्टी कोई भी आ जाए सामने। मेरा मानना यह है कि भाजपा नहीं छोड़ेगी इस सीट को। महकार जी, आपसे अगला सवाल कि चुनाव है, एक लंबी फहरिस्त है लोगों की टिकट की दावेदारी को लेके। यहाँ पर चूँकि सांसद जो हैं वो अब जो वैश्य समाज है उससे आते हैं, विधायक जो हैं वो अगल बगल के वो लोग पंडित जी हैं, और पंडित जी को तो अभी खैर उन्हें कैबिनेट मंत्री का भी दर्जा मिल गया है, कैबिनेट मंत्री बनाए गए हैं। इस सीट पर एक पशुपेश की स्थिति है, और पहली बार ऐसा उठ रहा है कि पंजाबी समाज मांग कर रहा है, जो कि हालांकि वोटर्स की संख्या बेहद कम है। क्या ऐसा लग रहा है कि बीजेपी इनको दे सकती है? और इंटरनली ये बात ज़रूर पूछूंगा मैं कि आखिर इस फहरिस्त में है कौन कौन? ऐसा है, अगर हम गाज़ियाबाद ज़िले की बात करें, लोकसभा की नहीं, तो हमारे 5 विधानसभाएं हैं जिसमें हम बैठे हैं। सदर हो गई, साहिबाबाद हो गई, मुरादनगर, मोदी नगर और लोनी। इसमें एक ट्रेंड सा बन गया भाजपा का, पिछले 2 चुनाव को देख लें। ये मानते हैं कि मोदी नगर में वो जाट को दे देंगे, मुरादनगर में त्यागी को दे देंगे, लोनी गुर्जर को दे देंगे, उधर पंडित को देते हैं, साहिबाबाद में इधर वैश्य को देते हैं। अब क्या है कि यहाँ जो बात आप कहना चाह रहे हैं कि मेयर भी वैश्य हैं, MLC भी वैश्य हैं, और जो विधायक से सांसद हो गए वो भी वैश्य हैं, लेकिन जो बीजेपी का अपना गुणागणित है उस हिसाब से मुझे अब भी ये लगता है कि ये सीट वैश्य के खाते में जाएगी। पंजाबी समाज मांग रहा, स्वाभाविक रूप से मांग रहा, उसे मांगना चाहिए, लेकिन इसके पीछे आपने कहा इंटरनल मसला क्या है, इसके पीछे इंटरनल मसला कैंडिडेट पर हम बाद में बात करेंगे। अगर मान लीजिए पंजाबी समाज को भाजपा टिकट दे देती है, उधर कांग्रेस वैश्य समाज को दे देगी, चूँकि मुख्य दावेदार कांग्रेस की ओर से वैश्य में सुशांत माने जा रहे हैं, उनके पिताजी यहाँ से सांसद भी रहे, विधायक भी रहे, नगर पालिका चेयरमैन भी रहे, और 2004 में जो लास्ट उपचुनाव इस सीट पे हुआ था गाजियाबाद पे, तो वो भी तभी हुआ था जब सुरेंद्र गोयल विधायक से सांसद हुए थे। तो ऐसे में सुशांत का दावा फिर भारी हो जाएगा। और बसपा कितना सीरियसली लड़ेगी, बसपा ने घोषणा की है, अक्सर बसपा पे ये दबाव लग रहे हैं, पर ये आरोप लग रहे हैं कि वो किसी राजनीतिक दल के दबाव में कभी बैक फुट पे जाती है, कभी फ्रंट फुट पे जाती है, तो वो चुनाव कितना लड़ेगी ये एक अगला सवाल है। सवाल ये है मेरा कि ये वाली सीट, सदर की सीट, जब गठबंधन था, हालांकि गठबंधन में तब कांग्रेस नहीं आरएलडी थी,
तो ये सदर की सीट समाजवादी पार्टी के खाते में गई थी, तो क्या समाजवादी के पास ऐसा कोई चेहरा है जिसको ये लोग प्रोजेक्ट कर सकते हैं इस सीट के लिए? जो अभी तक मुझे जो लग रहा है ना कि सुशांत पे एक मोटी सहमति बन रही है। सुशांत एक बड़ा चेहरा, पिछला चुनाव भी लड़े थे, उनके पिताजी एक बड़ा चेहरा रहे। तो मुझे लगता है कि ये कांग्रेस अंतिम समय तक कुछ भी हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेस के खाते में जाती हुई दिख रही है मुझको। लेकिन बात वही कि जातिगत समीकरण को ध्यान में रख के ही जोड़ दिया जाएगा, तो फिर सबका साथ सबका विकास वाला ये सब नारा वारा ये सब अलग है, या केवल सीट जीतना पहली प्रायोरिटी है? जो भाजपा के स्थानीय बड़े नेताओं से बात होती है वो कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, एक गुर्जर, एक जाट, एक त्यागी, एक वैश्य, एक ब्राह्मण, तो वो तो इस तर्क पे सबका साथ सबका विकास करते हैं। बिल्कुल सही बात है। और पत्रकारों के ओपिनियन पोल में अगर जातिगत आंकड़ों और इन सब पे बात ना हो तो फिर क्या बात है? संजय जी, आप इस शहर को तकरीबन 3 दशक से देख रहे हैं। शहर की विधानसभा में, चूँकि मुझे भी याद आ रहा है पिछले 18-20 साल के कैरियर में कि दूसरी बार 20 साल के भीतर उपचुनाव हो रहे हैं। चुनाव सरकारी मशीनरी का कहा जाता है उपचुनाव की, जिसकी सरकार होती है, क्योंकि इन चुनावों का सीधा सीधा इफेक्ट ये है कि शायद सरकार बदलती और बिगड़ती नहीं है, तो ठीक है जो की सरकार उसी को दे दो, वही तो विधायक काम करा लेगा। आपने बिल्कुल सही कहा कि उपचुनाव में जो जिसकी सरकार होती है उसका असर होता है। मुझे आज भी याद है, यहाँ सपा से कैंडिडेट हुए थे सुरेंद्र मुन्नी। उन्हें बहुत कमज़ोर कैंडिडेट माना जा रहा था, लेकिन चूँकि पुलिस प्रशासन सरकारी सिस्टम का अंग होते हैं और जिलाधिकारी जिला निर्वाचन अधिकारी होते हैं, तो कहीं कहीं इसका सरकारी सिस्टम प्रभावित करता है। दूसरा, आम लोगों में भी ये धारणा होती है कि अरे इनकी सरकार है, हम इन्हें देंगे तो काम होगा। लेकिन इस बार चीज़ें बदली हैं। जैसे लोकसभा चुनाव में पहले ये था कि सरकार थी इनकी, केंद्र में इनकी सरकार थी, प्रदेश में इनकी सरकार चली थी, और लोकसभा चुनाव में जब चुनाव लड़ी बीजेपी कहने लगी पहले शुरुआत में 12 लाख से जीतेंगे, फिर 8 लाख से जीतेंगे, फिर 5 से, और अल्टीमेटली 331 के आसपास ये लोग आ गए। तो मुझे चुनाव लग रहा है कि ये उपचुनाव सरकारी मशीनरी का दबाव तो रहेगा, लेकिन चूंकि गठबंधन इस बार एक है, अभी पीछे जो 10 चुनाव हुए उसमें 7 सीटें गठबंधन ले गया, बीजेपी को 3 सीटें, और ऐसी सीटें जीत गई जहां बिल्कुल आंख बंद करके आप कह रहे थे कि नहीं ये तो बीजेपी है। तो इस बार आसान नहीं होगा, और गठबंधन इस बार चुनावों में माइन्यूटली नज़र भी रखेगा। और पहले जो मैं मुन्नी जी की बात कर रहा हूँ, लगभग 2 दशक के आसपास बीत रहा उसको, उसमें और आज की परिस्थिति में बड़ा अंतर हो गया। लोग जागरूक भी हुए हैं, मीडिया भी एक्टिव हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि अगर एक कहीं बीजेपी एंटी बीजेपी वाला है तो उन्होंने घुमा के पूरी बैरिकेड्स लगा दिए। अब चुनाव भी ऐसा हो रहा था, आप गाड़ी तक आप वोटिंग करने जा रहे हैं। तो इस बार चुनाव अच्छा होगा। और जहाँ तक आपने कहा कि जातिगत वाला है, जातिगत आंकड़ा है इस बार, और बीजेपी चूँकि ये उपचुनाव होने जा रहा है, फ्रेश चुनाव नहीं है, बीच मिडिल में हो रहा है, तो मुझे लग रहा है कि बीजेपी इस बार जो अपनी परंपरागत कि यहाँ वैश्य कोई देंगे, तो हो सकता है उसमें बदलाव करे। पंजाबी का दावा जैसे इन्होंने कहा कि मजबूत है, और दूसरा ब्राह्मण का, लेकिन ब्राह्मण पे मुझे एक संशय इसलिए है कि ब्राह्मण साहिबाद के विधायक हैं और वो कैबिनेट मिनिस्टर भी हैं। तो दो पूर्व जिला जो महानगर अध्यक्ष हैं वो भी लाइन में हैं, और एक मुझे याद है कि किसी एक अखबार के इंटरव्यू में उन्होंने ये साफ किया कि वो तो नेतृत्व डिसाइड करेगा। तो क्या मतलब नेतृत्व को हम माने वो डिसाइड करेगा, या कि किसी को अपने स्तर पे आकर के खड़ा होना नहीं देखना चाहते, शायद इसलिए रिकमेंडेशन भी ना जाए? देखिए, आपने बिल्कुल ये कहा, नेतृत्व डिसाइड करेगा, ये ट्रेडिशन है सारी पार्टियाँ कि वो नेतृत्व जाने। लेकिन स्थानीय स्तर पे लोकसभा चुनाव, खासकर विधानसभा चुनाव का उपचुनाव, ये ऐसा नहीं है कि नेतृत्व तय करेगा, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधि जब लोकसभा चुनाव था उसमें भी एकजुट हो गए थे पर्टिकुलर एक पर्सन के लिए, वो टिकट अपनी मन से ले आए। लेकिन इस बार भी हो रहे हैं एक, लेकिन मुझे लगता है कि जो अदर बीजेपी से जुड़े जातिगत अगर समीकरणों की बात करें वो भी मजबूत स्थिति में। मुझे इस बार लग रहा है कि पार्टी इस बार थोड़ा सा चेंज कर सकती है कि परंपरागत वैश्य के अलावा किसी और कोई वोट दे। अशोक जी, आपसे पहला सवाल यही कि जो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नेतृत्व पर पिछले 5 दिनों में जो सवाल से उठे हैं, उप मुख्यमंत्री जो हैं वो दिल्ली की दौड़ लगा रहे हैं,
दोनों मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मीटिंग में शामिल नहीं होते। इन सब का असर इस वाले चुनाव पे आएगा, खासकर गाज़ियाबाद के भी समीकरण में बात करें तो इन सब का असर पड़ेगा, क्योंकि जो पीडीए का नारा दे रही थी सपा उससे बेहद मजबूत हुई। लगता है कि मुख्यमंत्री की ग्रिप अपनी सरकार पर, अपने संगठन पर कमज़ोर हुई है, या यूँ कहें कि संगठन से उनकी दूरी बन गई है। देखिए लोकेश जी, जो आपने अभी सवाल पूछा डिप्टी सीएम का, दोनों डिप्टी सीएम, अभी उपचुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ और यूपी के मुद्दे पर खासकर उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, राजस्थान, 3 राज्यों के को लेकर केंद्रीय नेतृत्व भाजपा का बहुत गंभीर है। इसका अंदाज़ा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि पिछले 2-3 दिन में जितना उठापटक चल रही है। और रही बात डिप्टी सीएम की, तो जब तक उपचुनाव होगा तब तक ये मुद्दे गौण हो चुके होंगे। तो ये माने कि एक हवा है, डिप्टी सीएम वगैरह सब केवल फालतू की दौड़ लगा रहे हैं, कुछ होना हुआ नहीं है। कुछ नहीं होना, कुछ नहीं होना। ये तय है कि उपचुनाव जो है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी के नेतृत्व में लड़े जाएंगे, ये स्पष्ट है। लेकिन क्या प्रेशर मानते हैं आप कि खासकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पर और पूरे संगठन पर ये प्रेशर है इस बात का कि इस बार 10 में से 10 लेके आनी है? जो 33 सीटों का जो नुकसान हुआ है, जो 33 सीटों पर सिमट के रह गई बीजेपी, उस सीटों को की एक तरीके से भरपाई करनी है। देखो, लोकसभा चुनाव में भाजपा को इंडिया गठबंधन से मुंह की खानी पड़ी है और अब की बार 10 सीटों पे उपचुनाव है, तो मतलब भाजपा किसी भी कीमत पे साम दाम दंड भेद हर नीति अपनाकर भाजपा इन चुनावों में जीत हासिल करना चाहिए। अभी मैं एक बात और कह रहा हूँ, मेरे छोटे भाई संजय जी कह रहे थे जो जातिगत समीकरण की बात चल रही है, उसमें मैं एक बात कहूँगा कि जो परिपाटी तो बदलती रहती है। यहाँ गाज़ियाबाद लोकसभा सीट को देख लीजिए कि हमेशा ठाकुर उम्मीदवार भाजपा मैदान में उतारती आई है। तो नुकसान उठाना तो पड़ेगा। ठाकुरों ने लोटे में नमक लेकर के कसम खाई थी, नुकसान कर दिया यूपी में। लेकिन एक चीज़ और है इसमें कि ठाकुरों की सीट बनियों ने छीन ली, चाहे किसी भी कारण हो। लेकिन इसमें एक चीज़ और है, मैं ठाकुर का मुद्दा आ रहा है, इसमें त्यागियों का मुद्दा भी जोड़ना चाहूँगा। त्यागियों ने भी खुल के विरोध किया है। उन्होंने जो कि बस जिस तरह ठाकुरों ने पंचायती की उस तरह पंचायती नहीं की। इस बात पे तो खुशी मनानी चाहिए कि जो जिला है या फिर यूँ कहें कि सांसद हैं गाज़ियाबाद को अपना स्थानीय सांसद 15 साल के बाद मिला है। नहीं, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों? क्या पूरा भारत एक नहीं है? आप बताइए। मैं आपसे सवाल करना चाहूँगा। मैं ये पूछ रहा हूँ कि लोकसभा में जीत हो गई। लोकेश जी सुनिए कि ये सुरेंद्र गोयल को छोड़ दीजिए, आप सुरेंद्र प्रकाश गोयल को लिए आप कह रही 15 साल बाद। 15 उससे पहले डॉक्टर महेश चंद्र तोमर सांसद थे, यहाँ से केएन सिंह भी सांसद रहे हैं। ठीक है, डॉक्टर रमेश चंद्र तोमर मूल रूप से आगरा के रहने वाले हैं। अब आप समझिए इन चीज़ों को। तो आप केवल है जो कि जनरल वीके सिंह, लेकिन मैं केवल वीके सिंह पे बात नहीं कर रहा, मैं जातिगत आंकड़ों पर इसलिए कह रहा हूँ कि क्या वाकई जो फहरिस्त में ये हो रहा है कि ये सीट किसी वैश्य समाज को जा सकती है या ठाकुर ले सकता है या किसी ब्राह्मण को दी जा सकती है, इस पर क्या मतलब एक पत्रकार होने के नाते आप क्या? वैश्य समाज को तो नहीं जाएगी जो मुझे लगता है। देखो, राज्यसभा सांसद वो वैश्य थे, महापौर वैश्य हैं, सांसद वैश्य हो गए हैं, लोकसभा सांसद। एमएलसी है, एमएलसी भी ये वैश्य है। क्या ठीक है कि इस समय भाजपा और संघ में सुनो एक मिनट, इस समय भाजपा और संघ में वैश्य समाज हावी है। मैं इस चीज़ को स्वीकार करूँगा और ये आपको भी स्वीकार करना चाहिए। इस टिकट में भी इसका खुलासा हुआ है। लेकिन क्या ये माना जाए कि जो सीट, मैं एक बात और कहूँगा, मेरा सवाल सुन लीजिए पंजाबी समाज कि ठीक एक मिनट रुकिए। पंजाबी समाज
का दावा पूरे पश्चिम में सबसे मजबूत है। कारण ये कि पंजाबी समाज को कोई प्रतिनिधित्व नहीं मिला। यहाँ से लेकर आप सहारनपुर नहीं, मायावती मंच से आई तो कह गई थी कि हमने पंजाबी समाज को दिया था, लेकिन बाद में बदल दिया ना। एक चेहरा भी तो होना चाहिए। आप मैकर भाई आप ही के पास आते हैं। ओझा जी अभी भी इस बात को लेकर एडमेंट है कि ये सीट शायद जो है बीजेपी जो है वो वैश्य समाज को दे सकती है, नहीं दे सकती। आप एडमेंट है कि दे सकती है? एडमेंट का मतलब मेरा है कि आपका मानना है, आप कैसे तथ्य हैं। मेरा पत्रकार आपस में भिड़ने वाले तो नहीं है, ये तो मैं जानता हूँ। बतौर पत्रकार आपके पास ऐसी कौन से ऐसे फैक्चुअल जो डेटाज हैं या फिर ऐसी कौन सी इनपुट्स हैं जिसके बेसिस पर आप इस बात को कह रहे हैं? देखिए, मैंने आपको समझाया कि वो जो मैंने पांचों का नाम लिया था कि भाई साहिबाबाद में ब्राह्मण हैं, मुरादनगर में त्यागी हैं, आपका मोदी नगर में जाट, मतलब वो उनकी जाट की पत्नी है तो उनको जाट में मान लिया जाता है, वैसे तो वो उत्तराखंड से ठाकुर समाज से आती हैं, और उधर गुर्जर हैं लोनी में। तो अब ये एक समीकरण, ये आप 17 का चुनाव देख लीजिए, 22 का चुनाव देख लीजिए, तो ये समीकरण यही चलती आ रही है। तो इसलिए ये मैं मान रहा हूँ। जहाँ तक पंजाबी समाज की बात अशोक जी कह रहे हैं, पंजाबी समाज को यूँ तो फिर जैसे आसपास बताया जा रहा है तो मेरठ में मेयर पंजाबी हैं। अच्छा, मेरा एक सवाल सुन लीजिए आप। बस मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि क्या इस सीट पर ओबीसी, जिस ओबीसी ने, जिस पिछड़े वर्ग ने, जिस दलित ने पूरे लोकसभा के चुनाव को पलट के रख दिया, खासकर जो बीजेपी के साथ था 19 के चुनाव में, 14 के चुनाव में, इस बार साथ नहीं दिया, तो क्यों आप लोग ये क्यों नहीं समझ रहे कि क्या दावा उस पर नहीं खेला जा सकता, उस बिरादरी पे? देखिए, फिर वही बात, हम तो पत्रकार के तौर पे जो देखते हैं, जो भाजपा की सोच है, मैं उसी पे विश्लेषण करके दे रहा हूँ। अगर भाजपा गाजियाबाद जैसी सदर सीट पे भी ओबीसी को टिकट दे देगी तो क्या इसमें वैश्य समाज में या ब्राह्मण समाज में उबाल नहीं आएगा कि अब शहरी सीट पे भी ओबीसी आएंगे? एक सवाल में पलट के। वैसे ओवरऑल संजय जी, बस ये पूछना चाह रहा हूँ कि इस सीट को लेकर के क्या वाकई बीजेपी के लिए ये केक वॉक है या फिर नहीं, इस बार फाइट देखने को मिलेगी? देखिए, मैं इसे इस बार सीट केक वॉक नहीं कहूँगा। नो डाउट आज की डेट में यदि दूसरी पार्टियों को देखा जाए तो बीजेपी संगठन के हिसाब से बहुत मजबूत है जनप्रतिनिधि के मुकाबले, लेकिन लोकसभा चुनाव में पिक्चर बिल्कुल अलग थी। लगातार अब लोकसभा टिकट देखिए तो 5.5 लाख से जीती, वो घट के 3.5 के आसपास आ गई। तो इस बार चुनाव और गठबंधन मिल के लड़ेगा। आसान नहीं है चुनाव आसान नहीं है। हाँ, बिल्कुल है, जो कि आपने सही मुद्दा पकड़ा एकदम। देखो, इस चुनाव में, उपचुनाव में गाजियाबाद विधानसभा शहर सीट से चंद्रशेखर आज़ाद, जिन्हें रावण भी कहते हैं, उनकी पार्टी के प्रत्याशी है, उन्होंने प्रचार शुरू कर दिया। नंबर 1 चीज़। नंबर 2 चीज़ की इंडिया गठबंधन मजबूत प्रत्याशी मैदान में उतारेगा। तीसरी चीज़, हिंदुत्व का झंडा लेकर चल रहे हैं पिंकी चौधरी भी क्षेत्र में प्रचार कर रहे हैं। तो चुनाव आसान नहीं है, चाहे प्रत्याशी कोई भी हो, लेकिन चुनाव आसान नहीं होगा। तो ये हमारे डिजिटल प्लेटफॉर्म पे जो शहर के तमाम बड़े पत्रकार थे, इनका एक ओपिनियन था। और इस बार ये साबित हो रहा है कि गाज़ियाबाद, जो कि एक परंपरागत तरीके से बीजेपी की सीट रही है, केवल अगर 2012 के चुनाव को छोड़ दिया जाए तो यहाँ से बीएसपी ने जीत दर्ज की थी, अगर अब छोड़ दिया जाए तो इस बार उपचुनाव भी बीजेपी के लिए ये सीट बेहद आसान नहीं होगी। इसकी वजह है कि एक उपचुनाव में बीएसपी है और दूसरी आज़ाद समाज पार्टी, तो ये भी इस पार्टी की टेंशन बढ़ाएंगे। हालांकि किसको टिकट मिलता है ये सब अभी दूर की कौड़ी है, लेकिन ये देखना दिलचस्प होगा कि आखिर इस चुनाव के आने वाले समय में नतीजे और किसको टिकट मिलता है, ये दिलचस्प होगा। कैमरा पर्सन सनी के साथ मैं लोकेश राय, भारत समाचार डिजिटल के लिए।